नमस्कार दोस्तों, नोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मैथ का प्रथम चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे यहाँ पे राइट है, लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 6³ + 3 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। ठीक है, और ये भी मानना होगा कि एक जो पूर्णांक दिया हुआ है वो a है। ठीक है, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a। माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू है a। ठीक है, और क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखने पर b का वैल्यू पता चल रहा है। b का वैल्यू कितना हो जा रहा है, क्योंकि b इक्वल टू है 6। ठीक है, जब b का वैल्यू पता चल गया तो हम जानते हैं कि b का मान जो होता है उस मान से r का मान छोटा होता है। ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा, r यानी शेषफल का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो 5 है 6 से छोटा है और वो r का वैल्यू सब होता है। तो इसलिए r इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, r का वैल्यू इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर r का वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरह से रखते रखते 5 तक रखेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे इसको करने चल देंगे। चलिए, तो हम लिखेंगे, पहले लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से वो क्या होता है, a इक्वल टू होता है b³ + r होता है। ठीक है, तो a यानी पहले से a है और b का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 और q यहाँ पे दिया है, जहाँ q कोई पूर्णांक है तो q को q ही रहने देंगे और r का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। r का वैल्यू 0। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टेप फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में r का वैल्यू 0 लिया है, तो मेरा ये समीकरण हो गया। फिर अब जब लिखते हैं, जब r इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 0 का प्रयोग हमने कर लिया, अब 1 का प्रयोग करेंगे तो r का वैल्यू 1 है, तो वो जो धनात्मक पूर्णांक होगा a इक्वल टू 6³ + r का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1। इस समीकरण को हम लोग मानते हैं 2। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, जब 1 ले लिया r का वैल्यू, अब लिखेंगे जब r इक्वल टू 2 हो तो a इक्वल टू हो जाएगा 6³ + 2। ये इक्वेशन 3 हो गया। फिर लिखते हैं जब r इक्वल टू कितना 3 हो तो a इक्वल टू हो जाएगा 6³ + 3। ये इक्वेशन 4 हुआ। उसके बाद 3 का प्रयोग कर लिया r में और करेंगे इसके आगे, जब r इक्वल टू 4 हो तो a इक्वल टू हो जाएगा 6³ + 4। ये इक्वेशन 5 हुआ। उसके बाद जब r इक्वल टू 5 हो तो a इक्वल टू हो जाएगा 6³ + 5। ये इक्वेशन 6 हुआ। चलिए, हमने इक्वेशन के रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन सा सम संख्या है, कौन सा विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये 6³ + 0 यानी 6³ इसका वैल्यू हुआ और 6³ है, ये 2 से विभाजित है यानी ये सम संख्या है। उसके बाद देखिए 6³ + 1 ये विषम संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। और देखिए 6³ + 2 ये जो संख्या है 2 से दोनों विभाजित हो जाएगा, तो ये सम संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। ये जो संख्या है ये क्या है, सम है, ये सम है और ये क्या है, विषम है और ये संख्या जो है
सम सम है और ये विषम है। और समीकरण संख्या 5 ये भी सम है, क्योंकि 6 और 4 जो है दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए ये सम है। उसके बाद समीकरण जो 6 है ये क्या है, 6 तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 क्या है, विषम संख्या, इसलिए विषम हो जाता है, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा हमें इतना जो क्वेश्चन हमने ये बनाया हुआ है, इसमें तुलना करने पर क्या पता चल रहा है, जो सम है तो सम उसको रखेंगे, जो विषम है तो विषम रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या सिद्ध करना है, वो विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक जो जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। चलिए, तो इसमें लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार ये मेरा क्वेश्चन का सिद्ध होता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से कॉपी में राइट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग जाते हैं एग्जाम में देने, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए, तो ये एग्जाम की बुक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में जरूर राइट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने हल करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा गया है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। तो पहले 616 दिया है, 616, तो क्या करना है, 616 जो आर्मी है इसमें 616 होगा। इस तरह से एक पंक्ति हुआ, इस तरह से भी पंक्ति की संख्या, यानी इधर जो संख्या है इधर जो संख्या है दोनों समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान, इधर भी समान होना चाहिए। फिर एक और सेना का टुकड़ी है, वो कितना है, 32 है, यानी 32 सेना का टुकड़ी है, इसको भी एक अलग टुकड़ी में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जो एक पंक्ति में जितने सदस्य है उतना ही पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है, उतना ही पंक्ति होनी चाहिए, यानी समान होनी चाहिए। जो पंक्ति की संख्या है और सदस्य की संख्या समान हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 616 और 32, तो इस तरह से हम लोग व्यवस्थित करेंगे कि समान समान संख्या में पंक्ति की संख्या समान और सेना की संख्या समान, दोनों समान होना चाहिए। और वो बोल रहा है कि स्तंभ की जो संख्या है अधिकतम है। अधिकतम ज्ञात करने के लिए हमें HCF ज्ञात करना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो कुल आर्मी दिया है 616। फिर एक और सदस्य आर्मी की टुकड़ी है, वो है 32। सेना की टुकड़ी की संख्या इक्वल टू है 32। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। और वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें A और B पता करते हैं। तो A जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पे 616 A मान लेते हैं, और 32 जो है इसको हम लोग B मान लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A = BQ + R होता है।
ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 616 इजकल टू बी का वैल्यू है 32। अब हमें ए और बी सेट हो गया, लेकिन क्यू और आर को पता करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पे 32 देते हैं और 616 यहाँ पे देते हैं, भाग करते हैं 32 से। तो क्या करते हैं, 32 से कितना बार में भाग दे कि 61 से कम आए, तो एक बार में भाग देते हैं। यहाँ पे 32 हुआ। अब एक में से 2 नहीं जाएगा, तो ये हुआ 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये हुआ 5, 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से आया 6, ठीक है। अब 32 से कितना बार में भाग देंगे कि 296 के आसपास आएगा, तो हम लोग 9 बार में ट्राई करते हैं, 9 बार में भाग देते हैं। तो 9 बार में भाग देते हैं, तो 9 दूना 18 हुआ, और 9 तिरका 27, और एक हासिल था 28। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये हुआ 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हुआ, और ये बचा 8, 9 पहले से था, एक दाएं दे दिया, ये बचा 8, 8 में से 8 जग गया तो 0 यानी कट, एक शून्य हो गया। 2 में से 2 गया तो कट, यानी ये 0 हो गया, 31। उसके बाद हमें क्या हुआ, क्यू पता चल गया और आर पता चल गया, तो हम लोग मल्टीप्लाई देकर क्यू लिख देते हैं 19 प्लस आर का वैल्यू जो है 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर का वैल्यू ये 0 नहीं हुआ है, तो फिर अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये स्टेप 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 32 है, 32, और बी का वैल्यू कितना 8 है, तो 8। चलिए अब यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करते हैं, 8 से भाग देते हैं 32 में, तो 8 चौका 32 होता है, और एक टोटल कट गया, ठीक है। चलिए तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया 4, तो मल्टीप्लाई 4 दे दिया। अब प्लस आर का वैल्यू 0 आ गया है, 0। जब आर का वैल्यू 0 आ गया, तो हम जानते हैं कि बी का वैल्यू जो होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है 8, यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 8 हो गया। इस तरह से स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू 8, यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया।